कि हमारे जो रूलर्स रहे हैं मगध के, वो उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज रही हैं और कौन कौन से रूलर्स रहे हैं। वो हम केवल इम्पोर्टेंट रूलर्स को ही देखेंगे जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने कुछ अपना इतिहास में नाम छोड़ा है, इम्पोर्टेंट नाम छोड़ा है। जैसे है, सबसे पहली डायनेस्टी आती है आपकी हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी आती है जिसका 44 बीसी से वॉइस क्लियर है मेरी सभी को? हर्यक डायनेस्टी है वो आती है 544 बीसी से 412 बीसी। टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, जो टाइम उसका आपको कि राजा ने कितने वर्षों तक और कब से कब तक राज किया है। तो हर्यक डायनेस्टी में कुछ इम्पोर्टेंट राजा हैं। हर्यक डायनेस्टी का जो संस्थापक हैं वो कौन है? बिम्बिसार हैं। बिम्बिसार ने 544 बीसी से किया था। इनका शासनकाल कितना है? 544 बीसी से 400 बीसी तक। ये फॉलोवर हैं मगध डायनेस्टी के। इनका की कैपिटल जो है मगध की कैपिटल, बाद में इन्होंने अपने मगध की कैपिटल को ट्रांसफर किया है राजग्राम में। ठीक है, किसमें ट्रांसफर किया है? पहली क्या थी इनकी कैपिटल? ग्रेवरी थी, उसके बाद में राजगिरा। तो कैपिटल्स याद रखनी है, मगध की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किस कैपिटल को अपनाया। ठीक है, पहले हर्यक डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? ग्रेवरी थी, उसके बाद में हर्यक डायनेस्टी ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया राजगिरा पे। क्लियर है? ये राजगिरा पे क्लियर। और आपकी ग्रेवरी। टाइमलाइन याद रखनी है 544 बीसी से 493 बीसी बिम्बिसार। आप मेजरली याद रखिए हर्यक डायनेस्टी की। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश जो है वो कब से कब तक चला? हर्यक वंश आपका 544 बीसी से 412 बीसी तक चला। क्लियर है? उनकी कैपिटल क्या रही? स्टार्टिंग में ग्रेवरी और बाद में राजगिरा। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर कि ग्रेवरी से राजगिरा जो कैपिटल थी उसका ट्रांसफर किसने करा? तो वो किसने करा था? बिम्बिसार ने। किसने करा? बिम्बिसार ने। इसे टाइटल दिया गया, इसे उपाधि दी गई श्रेनिक की। श्रेनिक की उपाधि का मतलब होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे महान, सबसे बड़ा। ठीक है, इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? श्रेनिक। इसने अपने आप को बताया कि मैं सबसे महान हूँ। इसी ने ही ये पहला राजा था बिम्बिसार आपका मगध का, या फिर उन 16 महाजनपदों में ये पहला ऐसा राजा था जिसने इम्पेरियल इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने की नीति को अपनाया। क्लियर है? वॉइस डिस्टर्बेंस, वॉइस डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है? क्या सभी को वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है? अगर वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है तो अभी क्लियर है वॉइस मेरी? आप सभी को वॉइस क्लियर है? हाँ, ठीक है। चलो, तो ये माइक, ये सब चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे। किंग टू एडॉप्ट एम्पेरियलिज्म। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि पहला वो राजा बताइए जिसने एम्पेरियलिज्म यानी कि विस्तारवाद की नीति को अपनाया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि वो पहला राजा कौन सा था जिसने अपने विस्तारवाद की नीति को अपनाया। तो वो कौन थे? बिम्ब थे। याद रहेगा आपको? तो उन्होंने उस विस्तारवाद की नीति को अपनाने के लिए कुछ कदम उठाए। ठीक है, कुछ नीतियां बनाई। उन नीतियों को पढ़ेंगे, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। कई सारी, केवल युद्ध ही एक मात्र उपाय नहीं होता है किसका, किसी भी राज्य को विस्तारित करने का। ठीक है, इन्होंने फ्रेंडली बनाए, यानी कि कुछ मैत्रिक संबंध बनाए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। जैसे कि इन्होंने अवंती के जो राजा थे वो काफ़ी बीमार हो गए, तो उन्होंने अपना एक रॉयल वैद्य
जिनका नाम था, उन्हें उनकी मदद के लिए भेजा और उन्हें उनकी जो अवस्था थी उससे रिवाइव कराया। इससे क्या हुआ कि जो अवंती के राजा थे, अवंती के राजा ने इन्हें अपना समर्थन दिया और इनके ही क्षेत्र में इन्होंने रहना स्वीकार किया। यानी कि जो फ्रेंडली रिलेशन के कारण जो इन्होंने अवंती राजा की मदद करी, तो उन्होंने क्या करा कि इनका कंट्रोल जो है वो मान लिया। क्लियर है? डायरेक्ट एनेक्सेशन वो होता है जिसमें कोई राजा युद्ध लड़ता है डायरेक्ट किसी से, सामने वाली अगर वो जानता है कि ना तो उसके साथ कोई संबंध बना सकता हूँ, फ्रेंडली रिलेशन बना सकता हूँ, ना कोई और स्ट्रेटजी काम आएगी, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट एनेक्सेशन यानी कि सीधा युद्ध ही एक मात्र विकल्प हो, तो वहाँ पर युद्ध भी करा है इन्होंने। तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त थे, जिनको इन्होंने हराया और उनका राज्य एनेक्स कर लिया, यानी कि अंग को इन्होंने अपने राज्य के अधीन कर लिया। अंग हो गया, अवंती हो गया। आगे देखते हैं 16 महाजनपदों में से ये अब जो मगध है वो किस प्रकार से सुपर पावर बनता है। मगध की सुप्रीमेसी देख रहे हैं यहाँ पर। पहले राजा जिन्होंने विस्तारवाद की नीति को अपनाया, बिंबिसार। क्लियर है? अपनी जो कैपिटल है उसे कहाँ पर ट्रांसफर किया, राजगिरा में ट्रांसफर किया। उसके बाद में देखते हैं कि इन्होंने कुछ कदम उठाए, स्ट्रेटजीज अपनाई इम्पीरियलिज्म की जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाने के लिए। तो उन्होंने पहला फ्रेंडली रिलेशन बनाया, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एनेक्सेशन किया। तो इसके साथ इन्होंने डायरेक्ट एनेक्सेशन किया अंग किंग के साथ, जो कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। उन्हें हराया और उनका राज्य यानी कि अंग प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया। क्लियर? आगे देखते हैं, तीसरा है, नो प्रॉब्लम शशिकेश। आज हम मगध के कुछ इम्पोर्टेंट राज्य और उनके राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? हर्यक राजवंश पढ़ रहे हैं हम। हर्यक राजवंश में देखते हैं कि जो टाइमलाइन है, उनका जो समय सीमा है, अंतराल है, उन्होंने कब से कब तक राज किया है, तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक राजवंश का राज रहा है। बिंबिसार हर्यक राजवंश के पहले राजा रहे हैं। इन्होंने ही हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का राज रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर्यक राजवंश में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम है वो किसका है, बिंबिसार का है। क्लियर है? मगध वंश का अनुयायी है। उनकी राजधानी स्टार्टिंग में गिरिवरी थी, उसके बाद में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया, कहाँ पर, राजगिरा में। शीर्षक इन्होंने एक टाइटल लिया है। टाइटल आपको राजाओं को याद रखने हैं कि किसने किसका टाइटल लिया है। हम ये एंशियंट से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट हम मेडवल तक देखेंगे कि कोई ना कोई राजा आए हैं। बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखेंगे कितने सारे राजाओं ने अलग अलग टाइटल लिए हैं। तो ये विक्रमादित्य हम पढ़ते हैं कि राजा विक्रमादित्य, तो ये देखते हैं कि विक्रमादित्य भी क्या है, विक्रमादित्य भी एक टाइटल है। ठीक है? तो वही सभी आपको टाइटल याद रखने हैं। ठीक है? इनका टाइटल क्या है, श्रेणिक। श्रेणिक का मतलब होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे महान, सबसे ऊपर। क्या टाइटल है इनका, श्रेणिक। क्लियर है? साम्राज्यवाद अपनाने वाला पहला राजा बना। साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने वाला पहला राजा कौन था, आपसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने वाला पहला राजा इतिहास में कौन था, वो था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। इन्होंने उसके लिए कुछ रणनीतियां अपनाई, उन्हीं रणनीतियों को पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहले मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। क्या करा कि अवंती के जो राजा थे वो बीमार हो गए, उन्होंने अपना शाही वैद्य जिसका नाम जनक था उसे भेजा उनकी अवस्था को ठीक करने के लिए, और ऐसे ही उन्होंने एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया अवंती के राजा के साथ। उसके बाद देखते हैं प्रत्यक्ष विलय। प्रत्यक्ष विलय बोला जाता है डायरेक्ट एनेक्सेशन को, यानी कि सीधा युद्ध कर देना किसी भी राज्य के साथ। तो सीधा युद्ध कब होता है, सीधा युद्ध जब होता है जब हमें पता हो कि हम उस राज्य के साथ कोई भी मैत्रिक संबंध या फिर किसी और प्रकार का संबंध नहीं बना सकते और उस राज्य को जीतना आवश्यक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एनेक्सेशन करते हैं। तो उन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त के साथ वैसा ही किया। उन्होंने सीधा युद्ध लड़ा और उन्हें हराकर
उन अंग प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया। क्लियर है? आगे चलें। तीसरा स्ट्रेटेजी है मैरिज प्रपोजल। वैवाहिक संबंध बनाए उन्होंने जिससे कि क्या हो, यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंधों का ही क्या है, एक विस्तारित रूप है मैरिज प्रपोजल्स। इन्होंने कोशला देवी, जो कोशला किंग की डॉटर थी, कोशला देवी, उनसे विवाह किया और दहेज में क्या मिला उन्हें? काशी प्रदेश मिला। क्या मिला? काशी मिला। दहेज में कौन सा प्रदेश मिला है? काशी मिला। कोशला की राजकुमारी कोशला देवी से इन्होंने विवाह किया। दूसरा विवाह इन्होंने उज्जैन के किंग, यानी कि उज्जैन के किंग चेतक की पुत्री चेतक की बहन चेलना से किया। किससे किया? चेतक की बहन उज्जी किंग चेलना से इन्होंने, यानी कि उज्जैन के जो राजा थे चेतक, उनकी बहन चेलना से इन्होंने दूसरा विवाह किया। और तीसरा विवाह इन्होंने मद्र नरेश, यानी कि जो मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी बहन चीमा से तीसरा विवाह किया। तो इन्होंने कुल मिलाकर 3 विवाह किए। ये पहले राजा थे जिन्होंने एक से ज़्यादा विवाह किए। ये पहले राजा माने गए हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा विवाह किए हैं मगध डायनेस्टी के। तो पहला विवाह इन्होंने किससे किया? कोशला देवी से, जो कोशला किंग की डॉटर थी। इम्पोर्टेंट क्या है इन तीनों में? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो काशी था, काशी को किसने दहेज में पाया था? तो हर्यक वंश के जो राजा हैं आपके बिंबिसार, उन्हीं को दहेज में मिला था काशी। किसने दिया था? कोशला किंग ने दिया था अपनी पुत्री के एवज में, कोशला देवी के एवज में। क्लियर है? 3 विवाह किए हैं, कोशला देवी से, चेलना से और चीमा से। रिलीजियस आइडियोलॉजीज, इनके जो धार्मिक विचारधाराएं हैं उन्हें देखते हैं कि इनकी धार्मिक विचारधारा, ये किस धर्म को मानते थे, क्योंकि इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी संस्कृति पर। कौन सा राजा किस धर्म को मानता है, किस धर्म का प्रचार करता है, किस धर्म के जो शिलालेख हैं, किस धर्म का प्रचार प्रसार करता है, किस धर्म को वो अपने लोगों तक, किसकी आइडियोलॉजी को मानता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्या आइडियोलॉजी मानता है वो। तो इनिशियली में ये जैन धर्म को मानने वाले थे। बिंबिसार जो थे किसको मानते थे? इनिशियली जैन धर्म को मानते थे। बाद में इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया है। क्या करा है? बाद में बुद्ध धर्म को अपनाया है। बिंबिसार जो थे कंटेम्परेरी हैं बुद्धिज्म के और जैनिज्म के। अब इसका मतलब क्या है कंटेम्परेरी का? कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि जो बिंबिसार हैं उनका जो समय सीमा है, हाँ, समकालीन है। यानी कि जो समय सीमा है बुद्धिज्म की और जैनिज्म की, वो किसके बराबर है? समकालीन है। वो बिंबिसार के समकालीन है, यानी कि इसी समय के हैं तीनों, बुद्धिज्म भी, जैनिज्म भी और बिंबिसार की। इन्होंने एक डिनोट किया है, यानी कि एक समर्पित किया है वेन्यू, किसका नाम है? वन विहार, जो इन्होंने डिनोट किया है बुद्धा को। ठीक है, गौतम बुद्धा को इन्होंने एक वेन्यू डिनोट किया है जिसका नाम है वन विहार। इनका मानना है कि जो बुद्धा हैं उन्होंने इनकी सिस्टर के साथ विवाह किया था। ठीक है, इनका क्या मानना है कि बुद्धा ने बिंबिसार की सिस्टर के साथ विवाह किया था। उसी को इन्होंने एक डिनोट किया है विहार, जिसे बोला गया वन विहार। क्लियर है? बिंबिसार की मृत्यु उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई। बिंबिसार की मृत्यु उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई, मतलब हत्या की गई। ठीक है, तो यहाँ पर बिंबिसार आपको क्लियर हुआ, बिंबिसार के बारे में क्लियर हुआ। बिंबिसार वो राजा है जिसका समय सीमा 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु इनकी हत्या कर देता है। मगध वंश के अनुयायी हैं। इनकी कैपिटल जो है ग्रीवरी है। बाद में ये कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं? राजगिरा में स्थानांतरित कर देते हैं। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया है शरैनिक का। शरैनिक का मतलब होता है सुप्रीम, यानी कि सबसे महान। तो सर आजाद शत्रु का क्वेश्चन, अजातशत्रु जो है वो उसके बाद में आता है 493 से। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 544 से 400 हरियक राजवंश जो है वो 493 से 412 ईसा पूर्व तक चला है। क्लियर है?
उसके बाद में ये देखते हैं, ये पहले राजा थे जिन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। उन्होंने कुछ रणनीतियां अपनाई साम्राज्यवाद को करने के लिए, यानी कि अपना अगर साम्राज्य बढ़ाना है तो कुछ रणनीतियां होनी जरूरी है, कुछ तैयारी होनी जरूरी है। अगर आपको भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटेजीज कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है, कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कितना हमें समय देना है, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर कम ध्यान देना है। मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाए इन्होंने, मैत्रीपूर्ण संबंध अवंती राजा के साथ अपनाए। अवंती राजा बीमार हो गए तो बिंबिसार ने अपना शाही हकीम भेजा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए यहाँ पर। प्रत्यक्ष विलय अंग राजा ब्रह्मदत्त से इन्होंने डायरेक्ट युद्ध लड़ा। उसके बाद में मैरिज प्रपोजल, 3 विवाह किए, कोशला देवी से, चेलना से और सीमा से। कोशला देवी से काशी दहेज में मिला। उसके बाद में रिलीजियस आइडियोलॉजीज में इनकी धार्मिक विचारधारा, पहले जैन धर्म को अपनाते थे, उसके बाद में बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म को अपनाने का कारण इन्होंने बताया कि इनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने विवाह किया है बुद्धा से, उसी के लिए उन्होंने वन विहार को उन्हें समर्पित किया है। बिंबिसार के पुत्र ने अजातशत्रु ने ही उनकी क्या की थी, हत्या की थी। आगे देखते हैं, अजातशत्रु को पढ़ेंगे। तो सर अजातशत्रु की माँ कौन है? माँ कौन? अजातशत्रु इनका जो सगा बेटा है। अजातशत्रु कोशला देवी का पुत्र है, ठीक है। अजातशत्रु जो है वो कोशला देवी का पुत्र है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ठीक है, शुरू में जैन धर्म इनकी धार्मिक विचारधारा, जैन धर्म बाद में बुद्ध धर्म। बिंबिसार बुद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन थे। क्लियर है। उन्होंने बुद्ध विहार को स्थल वन विहार का संकेत दिया, ठीक है, यानी कि उसके नाम पर समझ कर दिया, डिनोटेड कर दिया। जैसा कि माना जाता है कि बुद्ध की शादी उनकी बहन से हुई थी। अभी मैंने बताया कि उन्होंने, उनका कहना है इस प्रकार से कि बुद्ध की जो शादी थी वो किससे हुई, उनकी बहन से हुई थी, ठीक है। अब अजातशत्रु को देखते हैं। दूसरे जो हर्यक वंश के राजा हैं वो कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु का जन्म, मतलब अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 493 बीसी से 461 बीसी तक का रहा है। ये पहले ऐसे राजा हैं इतिहास के अंदर जिन्होंने राज सिंहासन अपनाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। इसी से ही इन्हें एक टाइटल दिया गया पुनिक का, यानी कि पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड बोलते हैं पितृहंता को, यानी कि जो पिता की ही हत्या कर दे, उसी क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड, जो अपने पिता की हत्या कर दे। मैट्रिसाइड किसे बोलेंगे, मैट्रिसाइड बोलते हैं मातृहंता, यानी कि जो अपने माता की हत्या कर दे। ऐसे ही साइड वाले बहुत सारे वर्ड हैं। आप अगर इंग्लिश की जैसे एसएससी के कुछ एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो साइड वाले कुछ बहुत सारे वर्ड हैं। ये आपका रूट वर्ड है साइड, इससे काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं। मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड, सिस्टर, वाई, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे हैं, पेट्रिसाइड और मेट्रिसाइड, इस तरह से। तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो इन्हें एक टाइटल दिया गया कुनिक के नाम से। कुनिक बोलते हैं जो अपने पिता की हत्या करते हैं। फर्स्ट पहले राजा थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या की सिंहासन पाने के लिए। रिलीजियस बिलीफ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, केवल इतना ही है कि अजातशत्रु वो पहले राजा हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए की। इन्हें एक टाइटल दिया गया कुनिक के नाम से केवल, ठीक है, इतना ही है। शुरुआत में बुद्धिज़्म, बाद में जैनिज्म। इतना भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका रिलीजियस बिलीफ थी, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, याद होनी चाहिए आपको, 483 बीसी में। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, याद है सभी को। इन्होंने ही कुछ जो मिलिट्री और वॉरफेयर टेक्निक्स हैं उनकी खोज की थी, या फिर उन्हें इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी थी टेक्निक्स, वॉरफेयर टेक्निक्स, युद्ध नीतियाँ काफ़ी अच्छी थी। तो उन युद्ध नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। महाशिला कंटक रन, आगे देखते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व। देशभक्ति ये गलत लिखा है यहाँ पर, ठीक है। कुनिक को बोला जाता है पेट्रिसाइड, यानी कि पितृहंता।
क्या बोला जाता है? पितृहंता। धार्मिक विश्वास में शुरू में बौद्ध धर्म, बाद में जैन धर्म। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी इन्होंने 483 ईसा पूर्व में। इसी टाइम बौद्ध भगवान, हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट काउंसिल के दौरान ही। महाशिला कंटक, महाशिला कंटक क्या है? रत्नोशाला क्या है? महाशिला कंटक, रत्नोशाला, ये वॉरफेयर टेक्निक्स हैं। वॉरफेयर टेक्निक्स किसे कहते हैं? यानी कि युद्ध तकनीक है, युद्ध की सैन्य तकनीक है। यानी कि आपने बड़े चट्टान फेंकना, बड़ा हथियार, ठीक है, ब्लेड वाला रथ। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो वो कहाँ से प्रेरित हैं? उसमें जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं? वो अजात शत्रु की ही टेक्निक्स हैं। यानी कि जो बाहुबली इस्तेमाल करता था, जो भी उनका शत्रु था, उस पर फेंकने के लिए बड़े चट्टान, बड़े जो पत्थर हुआ करते थे, उनको शत्रु पर फेंकने के लिए एक यंत्र बनाया जिसे बोला गया महाशिला कंटक। क्या बोला गया? महाशिला कंटक। दूसरा था रत्नोशाला, यानी कि ब्लेड वाला रथ। 300 में हुई फर्स्ट काउंसिल जैन धर्म की, 320 में। ये बुद्ध धर्म की है, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म की है, ठीक है। 300 में आपकी फर्स्ट काउंसिल जैन धर्म की है, लेकिन ये किसकी है? बुद्ध धर्म की है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है बुद्ध धर्म की। क्लियर है? हाँ बिल्कुल दीपिका। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या नहीं पढ़ा है? हमने ये नहीं पढ़ा है कि अजात शत्रु ने कुछ वॉरफेयर टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यानी कि कुछ सैन्य युद्ध तकनीक का इंट्रोडक्शन किया था, शुरू करने वाला माना जाता है। तो वो तकनीक कौन कौन सी हैं? वो पहली तकनीक है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक बोला गया है उस यंत्र को जो बड़ी बड़ी चट्टानों को या बड़े पत्थरों को दूसरी सेना पर दूर तक, कई कोसों तक फेंका करता था, ठीक है। दूसरा है रत्नोशाला, ब्लेड वाला रथ, ठीक है। यानी कि जो रथ है उसमें क्या लगे हुए थे? ब्लेड लगे हुए थे, धारदार। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बिल्कुल सेम भाई। आगे देखते हैं। तीसरा है उदयन। तीसरा राजा है उदयन। 461 बीसी से 445 बीसी तक इनका शासनकाल रहा है। उदयन ने भी पितृहंता, इन्होंने भी क्या करा? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और शासन क्या करा? अपने अधीन कर लिया। इन्होंने क्या करा? राजगिरा से कैपिटल पाटलिपुत्र लिया है, ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट इनका क्या रहा? एक स्टेप रहा। क्या कि इन्होंने जो राजगिरा है उसे कैपिटल को कहाँ पर लिया है? पाटलिपुत्र। राजगिरा ग्रीवरी से कौन लेकर आया था? राजगिरा जल्दी बताइए। ग्रीवरी थी पहले राजधानी, उससे राजगिरा किसने बनाई? बिंबिसार ने। बिल्कुल सही। बिंबिसार के बाद उदयन वो राजा है जिसने राजगिरा से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट किया मगध की, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। नयन दशक, अगले राजा हैं नयन दशक। ये लास्ट हर्यक रूलर भी हैं, हर्यक वंश के आखिरी शासक हैं। 437 बीसी से 412 बीसी तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने भी अपने पिता उदयन का हत्या की और बाद में क्या करा? सिंहासन हड़प लिया। उसके बाद देखते हैं कि जो ये प्रक्रिया चल रही थी कि अपने पिता को मारो, सिंहासन प्राप्त करो, इससे जो जनता है वो काफी रुष्ट हो गई। तो जनता ने क्या करा कि जो नयन दशक है उसे सिंहासन से हटा दिया, यानी कि उसे अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। और जो उनके अमात्य थे, यानी कि मिनिस्टर, अमात्य बोला जाता था यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को। क्या किसे बोला जाता था? प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता था अमात्य। जो उस समय पर कौन थे? शिशुनाग थे। लोगों ने उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया, ठीक है। तो शिशुनाग जो थे वो सिंहासन पर बैठे। तो शिशुनाग अमात्य थे। किसके अमात्य थे? नयन दशक के। आपसे पूछ सकता है कि शिशुनाग किसके अमात्य थे? नयन दशक के अमात्य थे। किस वंश में इन्हें शासनकाल मिला? हर्यक वंश में। क्लियर है? 437 बीसी से 412 बीसी तक इनका क्या रहा? शासनकाल रहा। केवल लोगों ने
412 बीसी में इन्हें हटाकर किसे राजा बना दिया? शिशुनाग को, जो इनके अमात्य थे। क्लियर है? ये आपका पूरा क्या हो गया, हर्यक वंश कंप्लीट हो चुका है। आगे चलता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। हर्यक वंश सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हर्यक वंश से? आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपको? टाइमलाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से राजा ने किस टाइमलाइन में क्या क्या किया है, ठीक है। बिंबिसार ने कैपिटल को लेकर एक चीज़ की थी, गिरेवरी से कहाँ पर ले गया? राजगृह। उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। राजधानी को स्थानांतरित करने के अलावा इन्होंने बिल्कुल राजगृह, ठीक है। गिरिवरी इनकी पहली राजधानी थी मगध की। उसके बाद बिंबिसार ने इसे क्या बनाया? राजगृह को इनकी परमानेंट कैपिटल बना दिया। उसके बाद उदयन वो राजा रहे जिन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया अपनी राजधानी को। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आपसे पूछ सकता है कि इतिहास के उस राजा का नाम बताइए जिसने जो विस्तारवाद है उसकी नीति को अपनाया। तो विस्तारवाद की नीति को अपनाने वाले प्रथम राजा थे आपके बिंबिसार, ठीक है। उनकी हमने कुछ रणनीतियां भी देखी। आगे देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग जो थे उन्होंने खुद अपने नाम पर ही अपने वंश का क्या करा? स्थापना की। 412 बीसी से 344 बीसी तक इनका शासनकाल रहा। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 बीसी से 344 बीसी रहा। शिशुनाग जो थे वो नयन दशक के हटाने के बाद में राजा बने। नयन दशक फर्स्ट कैपिटल, इन्होंने सबसे पहला काम किया कि कैपिटल पाटलिपुत्र से कहाँ ले आए? वैशाली ले आए। क्या काम रहा इनका? पाटलिपुत्र से वैशाली कैपिटल ले आए। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जो राजधानी है, राजधानी किसने, कौन सी राजधानी को स्थानांतरित किया, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शिशुनाग ने क्या करा? पाटलिपुत्र से कहाँ ले आए? वैशाली में ले आए, ठीक है। ये फर्स्ट ब्राह्मण रूलर थे मगध के, पहले ब्राह्मण राजा थे मगध डायनेस्टी के। उसके बाद में इनके पुत्र आते हैं काल अशोक। काल अशोक ने क्या करा? वैशाली से वापस पाटलिपुत्र राजधानी ले आए। क्या करा? वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी को ले आए। पाटलिपुत्र का अपना एक बहुत भव्य इतिहास रहा है, बहुत भव्य इनकी संरचना रही है, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है। ये हमने मगध के जब वो पढ़ रहे थे, मगध कैसे एमर्ज हुआ है, तो तभी हमने देखा था कि पाटलिपुत्र की जो लोकेशन है वो किस तरह से है। पाटलिपुत्र आपका दामोदर और गंगा रिवर के बीच में बसा हुआ है। ऊपर से गंगा रिवर है, नीचे से दामोदर रिवर है, इसी के बीच में बसा हुआ है आपका पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैशाली से पाटलिपुत्र काल अशोक लेकर आया वापस राजधानी। तो आपको ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर कौन गया था? उनके पिता शिशुनाग लेकर गए थे, और वैशाली से पाटलिपुत्र वापस ले आए। रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या रही है? रिलीजियस आइडियोलॉजी बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म को मानने वाले रहे हैं। इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में ऑर्गेनाइज कराई है। 383 बीसी में क्या कराया? ऑर्गेनाइज कराई है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि 100 साल के बाद दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। वो किसने कराई? शिशुनाग वंश के राजा काल अशोक ने। क्लियर है? अजात शत्रु पहला, हाँ बिल्कुल, अजात शत्रु ने पहली 483 बीसी में, और दूसरी आपकी गंगा और सोन के बीच कौन सा कंट्री है? कंट्री, कंट्री तो इंडिया ही है ना, ठीक है। स्टेट, देखो, गंगा काफ़ी सारे स्टेट से होकर निकलती है, और सोन नदी भी काफ़ी सारे स्टेट से होकर निकलती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो है, और आपका वेस्ट बंगाल, ये इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं। हम सब पटना में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ, मैंने बताया ना कि दामोदर जो है वो किसी एक स्टेट में नहीं है, ठीक है। बल्कि जितनी भी रिवर्स हैं
वो ये तो नहीं है कि एक स्टेट से निकली और उसी में खत्म, ठीक है। उनका जो फ्लोइंग एरिया होता है वो काफ़ी वास्ट होता है। आपका झारखंड में भी है, बिहार में भी है दामोदर। दामोदर को पता है बिहार का शोक भी बोला जाता है, ठीक है। बिहार का शोक बोला जाता है दामोदर को, याद है आपको? अब ऋषिकेश, आप पटना में ही रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। हाँ, किसको? कोशी को, ठीक है। कोशी भी क्या है, दामोदर की ही पैरेलल रिवर है। आगे देखते हैं नंदवंश को। लाल अशोक के बाद में क्या आता है? नंदवंश, कोशी रिवर। हाँ, कोशी रिवर जो है वो क्या मानी जाती है? बिहार का शोक मानी जाती है। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है और इस समय भी प्रॉब्लम चल रही है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है अभी भी बिहार के अंदर, ठीक है। नंदवंश, हाँ सर, हाँ बिल्कुल। नंदवंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। नंदवंश का जो समय काल है 344 बीसी से 322 बीसी है। बहुत इम्पोर्टेंट है नंदवंश, क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है नंदवंश को। काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं वो नंदवंश के दौरान हुए हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर इन्वेशन, यानी कि सिकंदर का भारत पर हमला, वो भी नंदवंश के दौरान हुआ। चंद्रगुप्त का एमरजेंस, जो चंद्रगुप्त जो राजा थे, एक छत्र राजा पूरे भारत के, वो भी नंदवंश के दौरान ही आए हैं। चाणक्य को हम नंदवंश के दौरान पढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य, महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। किसने? नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। इन्हें फर्स्ट सम्राट माना जाता है भारत का। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। इन्होंने लगभग 15 महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया था। कितने महाजनपद? 15 महाजनपद इनके अधीन आ गए थे। तो सर शिशु वंश का अंतिम किंग कौन? मैंने पहले ही बताया था कि हमें केवल इम्पोर्टेंट राजा पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंट राजा किस तरह से कि जिन्होंने इम्पोर्टेंट कार्य किए हैं, ठीक है। अगर हम एक एक राजा को पढ़ने चले तो इतिहास इतना बड़ा है, इतने हजारों साल बीत चुके हैं कि न जाने कितने राजा आए हैं, कितने गए हैं, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंट राजाओं पर ध्यान देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से राजा लास्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी इम्पोर्टेंट कार्य इतना किया नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य किया है, या फिर जो आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, आपको कवर इतना करना है। हिस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को ही देखें तो आपका पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा हिस्ट्री को पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही केवल हम देखेंगे। और आप इसको पढ़कर यूपी पीसीएस लेवल तक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यूपी पीसीएस तक का है। हाँ, हाँ, यूपी बिहार ये आपका दोनों स्टेट्स, ठीक है। बिहार की तो ये फिलहाल पूरी हिस्ट्री चल रही है। ये जितना भी मगध डायनेस्टी है सभी लोकेटेड बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। तो बिहार का तो इम्पोर्टेंट है। तो नंदवंश को देखते हैं। बिहार की जो भूमि है उससे आज के समय में भी हम कितने बड़े बड़े जो हमारे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हुए हैं, तो वो ज़्यादातर कहाँ से हुए हैं? बिहार से ही हुए हैं। और हमारा जो इतिहास रहा है वो बिहार का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है, ठीक है। जो नंदवंश है, महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। फर्स्ट सम्राट थे पूरे भारत के, ठीक है। इन्होंने लगभग 15 जनपदों को, 15 महाजनपदों को एकत्रित किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इनके पुत्र ने ये कार्य किया था, ठीक है। यानी कि घनानंद वो व्यक्ति था जिसने ये 15 राज्यों को एकत्र किया था, लेकिन राजगद्दी पर कौन बैठे थे? घना महापद्मानंद बैठे थे। तो राजा कौन माना जाएगा? तो महापद्मानंद ही सम्राट माने जाएंगे। वैसे जो जीता था, घनानंद ने इन 15 राज्यों को जीता था। 15 राज्यों में से एक वो कौन सा राज्य था, वो कौन सा महाजनपद था जो इनके अधीन नहीं हुआ था? वो था आपका कुरु राष्ट्र। कौन सा? कुरु राष्ट्र, जिसके राजा थे राजा पोरस, जिन्होंने अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया।
क्लियर है। बाद में कुरु राष्ट्र को भी इसने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो तब इसके हाथ से क्या चला गया था, तक्षशिला चला गया था। क्या चला गया था, तक्षशिला। अल्टीमेटली इसके पास 15 ही राज्य रहे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने इन्हीं के समय के अंतराल में क्या किया, इन्हीं की रीन में, इन्हीं के शासन काल में आक्रमण किया भारत पर। ही एक्साइल्ड चाणक्य फ्रॉम हिज किंगडम। धनानंद जो थे उन्होंने अपने राज्य से आचार्य चाणक्य को निष्कासित कर दिया था। क्लियर है। काफ़ी फेमस कहानी है आचार्य चाणक्य की कि किस तरह से उन्होंने उनका अपमान किया था और उससे अपने राज्य से निकाला था। उसी के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से आचार्य चाणक्य ने धनानंद को उसके सिंहासन से हटाने का प्रतिज्ञा की। बताइए सर। हाँ, बता देता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा कि जो सम्राट घनानंद थे उन्होंने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था। अपमान किस तरह से किया था कि ये तब की बात है जब अलेक्जेंडर भारत से लौट चुका था, वापस जा चुका था। लेकिन उसके बाद में एक और खतरा था अलेक्जेंडर के जाने के बाद। अलेक्जेंडर को तो राजा पोरस ने हराकर, मतलब कुछ मानना है कि हराया, कुछ मानना है कि हार गए थे, वो खुद वापस चला गया। ठीक है, लेकिन हम जो कंसिडर करते हैं यहाँ पर वो यही करते हैं कि राजा सिकंदर जा चुका था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद में एक और खतरा भारत के ऊपर मंडराने लगा, यूनानियों का ही। वो किसका था, सेल्यूकस निकेटर। कौन थे वो, सेल्यूकस निकेटर, जो इन्हीं के सिपह सलार थे, सिकंदर के सिपह सलार थे। उनका भी सपना क्या था कि वो भारत को अपने अधीन करें, मैसेडोनिया के अधीन करें। तो ये आचार्य चाणक्य दूरंदेशी व्यक्ति थे। इन्होंने इस चीज़ को भांप लिया कि कहीं न कहीं सेल्यूकस निकेटर आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो उसी की काट के लिए ये कहाँ पर गए, क्योंकि अब जो पोरस थे, राजा पोरस की हत्या किसने की थी, घनानंद ने। घनानंद ने राजा पोरस की हत्या की थी। राजा पोरस इतने महान व्यक्तित्व की हत्या जो की थी वो घनानंद ने धोखे से की थी। ठीक है, उसके बाद माना यह जाता है कि केवल यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी था, घनानंद, जो इतना समर्थ था कि वो सिकंदर के साथ साथ सेल्यूकस निकेटर को भी रोक सकता था। लेकिन सिकंदर जा चुका था, सिकंदर की भी मृत्यु हो चुकी थी बेबीलोन में। तो उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर का खतरा बना रहता है। सेल्यूकस निकेटर तक्षशिला से वापस नहीं जाता है। उसके बाद में घनानंद के डर से सेल्यूकस निकेटर आगे भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो जानता था कि घनानंद यदि पोरस का खात्मा कर सकता है। पोरस वही व्यक्ति है जिन्होंने जो सिकंदर है उसे भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। तो घनानंद भी पावरफुल व्यक्ति है। इसकी जो भनक थी वो किसे भी थी, आपके सेल्यूकस निकेटर को भी। तो सेल्यूकस निकेटर ये जानता था कि जब तक घनानंद मगध के सिंहासन पर बैठा है, मगध का सिंहासन पाना इतना आसान नहीं है। और मगध का सिंहासन पाना ही क्या है, अल्टीमेटली पूरे भारत को पाना है। ठीक है, मगध का शासन ही पाना क्या है, अल्टीमेटली पूरे भारत पर एक छत्र राज है, क्योंकि वो लगभग 15 राज्य उसी के अधीन थे। एक जो प्रॉब्लम रही थी, तक्षशिला जो गया था इनके हाथों में, पोरस इंडियन था। बिल्कुल, पोरस जो थे राजा पुरु पंजाब प्रांत के राजा थे। कुरु जो हमने 16 महाजनपद पढ़े, उनमें से एक जनपद पड़ा था कुरु। ठीक है, जो कुरु राष्ट्र था उसी के राजा थे राजा पोरस। ठीक है, 16 महाजनपद पढ़े थे ना। 16 महाजनपदों में कुरु राष्ट्र भी पड़ा था। कुरु राष्ट्र के जो राजा थे वो पोरस थे। आज का जो पंजाब प्रांत है आपका, उसी में उनका राज्य हुआ करता था। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला जो राज्य था। जी सर, बिल्कुल। क्लियर हुई आपको ये कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। हाँ, फिर उसके बाद में आचार्य चाणक्य भी इस बात को जानते थे कि अगर इन यूनानियों को भारत से भगाना है तो किसकी सहायता आवश्यक है, अ, घनानंद की सहायता आवश्यक है। तो तक्षशिला से घनानंद के पास तक्षशिला कैसे आया। पहली बात तो ये है कि घनानंद से तक्षशिला
किस प्रकार से छीना सेल्यूकस निकेटर ने। वहाँ के जो प्रांतीय राजा थे उन्होंने क्या किया, मगध के साथ क्या करा, विश्वासघात करा और किससे हाथ मिला लिया, सेल्यूकस निकेटर से हाथ मिला लिया, जो मगध के राजा थे। मगध के राजा के इस विश्वासघात से आचार्य चाणक्य को काफी धक्का पहुंचा, क्योंकि उनकी क्या थी, मातृभूमि थी तक्षशिला, कर्मभूमि थी तक्षशिला। तक्षशिला में आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, उसी के क्या थे, प्रधानाचार्य यानी कि आचार्य थे, आचार्य चाणक्य। उसके बाद वो मगध पहुंचे। मगध में धनानंद ये जानता था कि ये आचार्य चाणक्य हैं और ये कितने घातक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी तो हथियार में, बिल्कुल। तो ये जानते थे, कौन जानते थे, धनानंद ये बात जानते थे कि जो आपके आचार्य चाणक्य हैं वो बहुत ज़्यादा कुटिल व्यक्ति हैं और वो इनकी विचारधारा को मैच नहीं करते। नंद वंश की विचारधारा से अलग विचारधारा थी आचार्य चाणक्य की, क्योंकि जो धनानंद था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, क्रूर व्यक्ति था। उन्होंने आचार्य चाणक्य का अपमान किया, अपने राज्य से निकाल दिया। तो उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं अपनी जो शिखाएं हैं, यानी कि अपनी जो चोटी है उसे तब तक खोल कर रखूंगा जब तक मैं इस राज्य पर, इस पूरे राष्ट्र पर किसी एक अच्छे राजा को नियुक्त नहीं कर देता। तो तभी वो चंद्रगुप्त मौर्य की खोज में निकलते हैं और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद का राज्य जो है वो छीन लेते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देते हैं। अब अलेक्जेंडर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये नंदवंश है, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैंने आपको पहले भी बताया था, केवल 3 लोगों के सामने ग्रेट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। द ग्रेट, केवल महान 3 व्यक्ति हैं पूरे इतिहास के अंदर, आज तक के इतिहास में वो केवल 3 व्यक्ति हैं जिनके साथ में द ग्रेट लगा है। वो हैं सबसे पहले सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। दूसरे हैं आपके अशोका महान, अशोका द ग्रेट। और तीसरे हैं अकबर महान, अकबर द ग्रेट, नालंदा और तक्षशिला में। देखो ये हम जो है आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये केवल मैं आपको ऊपर से बता दूं तो वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, बहुत अच्छे से देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, क्लियर है। आप इस चीज़ से मत घबराइए कि हमारा कोई टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो छूट जाएगा। आर्ट एंड कल्चर मैंने इसीलिए अलग रखा है इससे, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो, वास्ट ना हो और आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो, ठीक है। मैं अगर आर्ट एंड कल्चर भी इसी में घुसा देता तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाता, खिचड़ी बन जाती इस चीज़ की, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आर्ट एंड कल्चर को अलग रखा है और ये मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका महान, सिकंदर महान के बारे में पढ़ते हैं। 356 बीसी से 323 बीसी तक इनका शासनकाल रहा है। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शक्तिशाली राजा रहे हैं अपने समय के। मैसेडोनिया जो आज के समय में ग्रीस है, उसी के राजा थे अशोक याद आ रहा है, सिकंदर, क्लियर है। इनके फादर थे फिलिप्स। फिलिप्स मैसेडोनिया के राजा थे। उन्हीं की गद्दी को हत्या कर सिकंदर राजा बना था, ठीक है। सिकंदर ने सबसे पहले फिलिप को अपने रास्ते से हटाया और फिर क्या हुआ, राजा बना। उनके गुरु थे अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, जो किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु भी थे। सिकंदर ईस्ट की तरफ आया, पूर्व की तरफ आया, किस इरादे से, पूरी दुनिया को कब्जे करने के इरादे से, ठीक है।
आर्मी चीफ कौन था अलेक्जेंडर का? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? आर्मी चीफ था। और नेवी चीफ कौन था? निरकागस। निरकागस जो था वो नेवी चीफ था अलेक्जेंडर का। सिकंदर माह से 323 ईसा पूर्व में अवधि रही। मैसेडोनिया ग्रीस के राजा थे। फिलिप शिक्षक अरस्तु पूर्व की ओर आए और दुनिया को जीतने की चाहत रखते थे। बचपन से ही इनका यही इरादा रहा। ठीक है। सिकंदर के सेना प्रमुख इम्पोर्टेंट व्यक्ति सेल्यूकस निकेटर, जो इनके बाद में वारिस भी बने। सिकंदर का वारिस कौन बना? सेल्यूकस निकेटर बना। सिकंदर के नौसेना प्रमुख की कमान किसके हाथ में थी? निरकाकस के हाथ में। आगे देखते हैं इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया। 336 बीसी में वो मैसेडोनिया का राजा बना। उसके बाद उसने एक सपना देखा था बचपन से ही कि मुझे दुनिया पर राज करना है, और दुनिया पर यदि उसे राज करना था तो उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल राज्य था। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया है उस समय में आपकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान का पूरा पार्ट, तिब्बत का पूरा पार्ट, ठीक है, चाइना का कुछ पार्ट एशिया से आया था। जो आपका मैसेडोनिया है, ये ग्रीस जो है आपका वैसे यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, तो एशिया से नहीं यूरोप से आया था। ठीक है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरा तो 4-5 दिन में ख़त्म हुआ था, आपका फिर भी 5-10 मिनट में ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी परेशान रहा नेटवर्क इशू के कारण। कोई बात नहीं, होता है कि मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर भी बारिश पड़ गई थी 1-2 दिन, तो यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी इशू आ गए थे। तो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर को आज ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। अलेक्जेंडर 336 बीसी में राजा बना मैसेडोनिया का। उसके बाद उसने एक सपना देखा, किसको? पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे लाने का। और उसमें सबसे बड़ी अड़चन थी भारत। भारत को कब्जे में करे बिना पूरे राज्य को अगर हमें कब्जे में करना है, तो अगर उसे पूरी दुनिया पर राज करना था तो भारत को राज्य अपने अधीन लाना बहुत आवश्यक था। बिना इसके उसका सपना अधूरा था। तो उसने पूर्व की ओर कूच करने का इरादा किया। उसने जीत की छड़ी लगा दी। स्टार्टिंग में अपने ही राज्य से की। उसने अपने पिता को पहले रास्ते से हटाया, उसके बाद वो बेबीलोन गया। फिर उसने किंग डरायस थर्ड को हराया। किंग डरायस जो था, डरायस भी अपने आप में एक रोचक व्यक्ति था। ठीक है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में बताता। वैसे ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं डरायस, लेकिन फिर भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी। ये सर ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? लेकिन सब नहीं आते। हाँ, ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं, एक यहीं पे बैठा रहता है। ठीक है, वो ये कहता है कि मैं अगर डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं पूरा एनरोल क्यों करूँ। ठीक है। एक ये कहता है कि सर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके देख लेता हूँ। कहता है सर मुझे रात में टाइम नहीं लग पाता, मैं सुबह पढ़ूँगा। तो सबके अपने अपने बहाने हैं। कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़ो, आपके पास नॉलेज पहुँचे। ठीक है, आप चीज़ों को सीरियसली लो, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो, आपको नॉलेज प्रोवाइड हो, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड हो। मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि क्लास में कौन कितना एक्टिव रहता है। ठीक है, मकसद ये है कि कौन कितना पढ़ रहा है। ये ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर पता लगेगा? ये आपका एग्ज़ाम्स में हम भी टेस्ट लेते हैं, लेकिन कल, हाँ, कल के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में बता देता हूँ कि क्लास यथावत चलेगी, यानी कि कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिनों से अभी 4 से 5 दिन हमारी क्लास ऑफ रही थी। तो रेगुलर रखेंगे, संडे की भी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। तो आज भी कुछ ज्योग्राफी की क्लास में पता नहीं क्या हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आज भी एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसकी वजह से ज्योग्राफी की क्लास बंद करनी पड़ी। कोई बात नहीं, बेबीलोन
को जीतते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद वो हिंदू कुश की पहाड़ियों में पहुंचा। उसके बाद वो खैबर पास, यानी कि जो हमारा दर्रा है, खैबर दर्रा, जो आपके हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करने के बाद आता है। ठीक है। उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडस इंडस नदी के सिंधु घाटी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर पहुंच गया, जहाँ पर उसे एक बहुत ही क्लैश्ड इन वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बुल ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि अपने जीवन के सबसे बड़े योद्धा से वो कहाँ पर मिला? झेलम के तट पर मिला। ठीक है, झेलम नदी के तट पर मिला, जिसे हमने हाइडस्पस वॉर, ये वॉर है ना कि हियर, क्या है? वॉर है। हाइडस्पस युद्ध, यानी कि झेलम के युद्ध के नाम से भी जाता है, 326 बीसी का युद्ध, जो किसके बीच में लड़ा गया? सिकंदर और पोरस महान के बीच में लड़ा गया झेलम का युद्ध, जिसे क्या बोला गया है ग्रीस ग्रीक भाषा में? हाइडस्पस का। खैबर पास कहाँ है ये आपका खैबर पास पड़ता है हिंदू कुश के पहाड़ के पास। ठीक है, जो आपका हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, ये आपका JNK वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका इस तरफ से हिंदू कुश की, ऊपर से हिंदू कुश की पहाड़ियाँ जाती हैं। ठीक है, तो ये उस दर्रे को क्या कहते हैं? पास। ठीक है, जो उसके बाद में आपको कहाँ पर लेकर आता है? सिंधु नदी के किनारे पर लेकर आता है। और रहने दीजिए सर प्लीज़, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, सिकंदर तक। ठीक है, तो सिकंदर तक रहने देते हैं आज की क्लास को, वैसे भी समय भी हो चुका है। ठीक है, पोरस से युद्ध के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सी भी कहानी है, मेरे को थोड़ा सा मेरा फेवरेट, मेरे अब तक के इतिहास में वन ऑफ द फेवरेट किंग रहे हैं राजा पोरस। ठीक है, उनकी विचारधारा मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीपली बताना चाहता हूँ, कि मैंने यहाँ पर उतना डीपली उनके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं राजा पोरस के बारे में आपको कुछ बताऊँ, उनकी विचारधारा से आपको अवगत कराऊँ, उनकी महानता के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। आपको आपके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। आप जितना सिकंदर को पढ़ रहे हो, उतना ही आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? उनको हराने वाले के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे लिए पोरस जो महान था, उन्हें इतना पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, जिसने सिकंदर की विजय को रोका उसे पोरस कहा गया। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोइट्री भी है, उसके बारे में मैं एक पोइट्री भी सुनाऊंगा कल। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको किसी को डाउट है कुछ अब तक की क्लास में, तो आप पूछ लीजिए। हर्यक वंश से शिशुनाग वंश और अलेक्जेंडर, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अपनी क्लास को यहीं रैप अप करते हैं, इसी समय मिलते हैं कल। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट?